गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई। देखो, आज की क्लास में आपका स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? बताएंगे सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो, आज का बेटा अपना चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था। और आज देखो मैं बता रहा था तुम कि आज अपन थोड़ा सा कम रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा क्या है स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर पूरा हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास मेरे भाई। आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो, कल बताओ कहां तक पढ़ लिया था अपन ने वर्जन की प्रक्रिया पढ़ ली थी कि वर्जन क्या होता है। तो वर्जन का मतलब भजन, भजन किस पे बैठ के करते हैं? सोफे पर। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि वर्जन की क्या होती है भाई, सल्फाइड अयस्कों को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करने पर, बहुत अत्यधिक मतलब बहुत अधिक क्या देते हैं उसको, ताप देते हैं। तो मतलब सल्फाइड अयस्कों को बहुत अधिक ताप देने पर वो क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती थी बेटा? भर्जन कहलाती थी। देखो ये रही, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वो किस में हो जाते हैं बेटा? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या कहलाती है अपने पास? इस प्रक्रिया को क्या कहते थे? भर्जन कहते थे। अब आएगी अपने पास निस्तापन। तो निस्तापन में लिखेंगे मेरे भाई। देखो आज थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे भैया ना अपन। चलो ठीक है, ठीक है भाई, चलो स्टार्ट। लिखेंगे अपने निस्तापन में लिखेंगे कार्बोनेट अयस्कों को। भाई थोड़ा सा आज देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, है ना, बातचीत कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा काम भी है तो थोड़ा सा क्या है जल्दी कर लेंगे अपन। ठीक है, लिखेंगे कार्बोनेट अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, या गर्म करने पर लिखेंगे बेटा, गर्म करने पर, गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें कार्बोनेट के अयस्क होंगे मेरे भाई। क्या होंगे? कार्बोनेट के अयस्क होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कार्बोनेट के अयस्क होंगे मेरे भाई। किसके अयस्क होंगे? कार्बोनेट के अयस्क होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब बेटा इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या था भाई अपने पास? अपन को पता है कि भाई ये क्या है, कार्बोनेट का अयस्क है, तो हम लिख देंगे ZnCO3। ठीक है, अब इसको किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। मतलब क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन देना पड़ेगा मेरे भाई। क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। तो ऑक्सीजन से क्या कर देंगे इसको भाई? क्या कर देंगे? वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक तापमान पर क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे? देखो भाई यहाँ पे क्या है? ZnCO3 है। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में। सीमित वायु का मतलब इतनी चाहिए जो जिससे मतलब आग लग सके। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे बेटा, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी ना, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में, सीमित वायु में अधिक ताप पर, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। बेटा यहाँ पे वायु की उपस्थिति थी और यहाँ पे क्या था? सीमित वायु थी। सीमित वायु का मतलब क्या है सर? सीमित वायु का मतलब है बेटा कि यहाँ पे न के बराबर हम क्या देंगे? यहाँ पे न के बराबर हम क्या देंगे बेटा? वायु देंगे। मतलब हम यहाँ पे सीधा तापमान कर देंगे, यहाँ पे तापमान कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगी ZnO। देखो समझाता हूं, ZnO प्लस में CO2।
ठीक है बेटा, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे वर्जन में क्या था कि हम सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे थे, बहुत अधिक तापमान पर गर्म कर रहे थे, जबकि निस्तापन में हम क्या कर रहे होंगे बेटा, कार्बोनेट जो अयस्क है उनको सीमित वायु पर, सीमित वायु का मतलब देखो किसी भी चीज को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेरे बेटा। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन तो देनी ही देनी पड़ेगी, मतलब वायु तो उसको चाहिए ही चाहिए, वायु में ही तो होता है ऑक्सीजन, तो हमको वायु तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बिना वायु की उपस्थिति में, बिना वायु की उपस्थिति में तो दहन होगा ही नहीं मेरे भाई। अगर नहीं होगा तो हमको वायु देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी सर, सर सीमित देंगे। क्या देंगे, सीमित। सीमित का मतलब जिससे ओनली उसको वो क्या कर सके, गर्म कर सके, उसको आग पकड़ा सके, आग मतलब आग जल सके। ठीक है, आग जलेगी तभी तो ऊष्मा मिलेगी, तभी तो गर्म होगा। तो मेरे भाई इसमें तो क्या कर रहे थे हम, वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे। इसमें क्या होंगे हम, सीमित वायु में, सीमित वायु में गर्म कर रहे होंगे। किसमें गर्म कर रहे होंगे, सीमित वायु में। अंतर कितना सा, इसमें सल्फाइड अयस्क थे, इसमें क्या है, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के लिए वर्जन, सैसे सल्फाइड सैसे सोफा, वर्जन मैंने बता दिया वजन। ठीक है, तो सोफे पर बैठे बैठे क्या करेंगे, वजन करेंगे। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए तो क्या हो गया, वर्जन, और निस्तापन के लिए क्या हो गया बताओ भाई, कार्बोनेट अयस्क हो गया। ये इसकी अभिक्रिया हो गई। देखो बेटा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं लिया है। ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया सर, ऑक्सीजन इसलिए नहीं ली बेटा क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया है, सीमित वायु ली है, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी सी ही मात्रा ली है। ठीक है, आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जो पढ़ रहे होंगे, आगे हम पढ़ रहे होंगे किसके लिए बताओ, किसके लिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली जो इस धातुएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। लिखेंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। लिखेंगे मेरे भाई, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित, लिखेंगे यहां पे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। बताओ कैसे निकलेंगे ये। मैंने कल बताया था बेटा कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण जो करते हैं बेटा हम वैद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बेटा, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। तो लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण मेरे भाई। ठीक है, अब बताओ किसके द्वारा करेंगे इसमें। अब इसमें लिखेंगे बेटा कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं वो क्या होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होती है मेरे बेटे। क्या होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में। ठीक है भाई, चलो लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं, सक्रियता श्रेणी में लिखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में, एक मिनट कॉल है भाई एक।
सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। देखो भाई, समझ लेते हैं, दोबारा समझते हैं, कोई बात नहीं, आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं। देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में स्थित धातुएं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के द्वारा, इन्हें कार्बन के द्वारा, कार्बन के द्वारा का मतलब क्या है बेटा, कार्बोनेट के अयस्क, ठीक है। सर आपने तो बताया था कि जो भी धातुएं होंगी उनको हम क्या कर रहे होंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों में होंगी, और उनको हम क्या कर रहे होंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे होंगे, और ऑक्साइड में परिवर्तित करके हम उनका अपचयन करवा देंगे और हमको धातु मिल जा रही थी। हाँ सर यही बात थी, तुम बोलोगे हाँ सर यही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, यहां पे क्या है, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। क्या है मेरे भाई, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अगर ये बेटा अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अगर ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं मेरे बेटे हो, तो तुम मुझे ये बताओ क्या इनको गर्म किया जा सकता है क्या? नहीं सर, इनको गर्म करेंगे तो आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत अधिक क्रियाशील है, ये तो थोड़े से ही टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, थोड़े से टेम्परेचर पर क्रिया करने लग जाती है, क्रियाशील हो जाती है, अभिक्रिया करने लग जाती है। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो यही बात तो सही थी, लेकिन यहां पे बेटा ये क्या होंगी, समझेंगे। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है, ये बात मैंने बताई। इन्हें कार्बन के द्वारा, इन्हें कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सर कार्बन का मतलब क्या है बेटा, कार्बन का मतलब है जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट में भी तो कार्बन था, कार्बोनेट में भी तो कार्बन था। तुम बोलोगे हाँ सर कार्बोनेट में कार्बन था, तो इन्हें कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड में, ऑक्साइड का अपचयन करके इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनमें कोई कार्बोनेट कार्बोनेट का जो मतलब सिस्टम है वो नहीं है। इनको हम ऐसे सीधा कार्बोनेट का अपचयन करके इस तरीके से अपन शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे सर फिर कैसे करें? भाई मध्यम वाली को तो बात था, मध्यम वाली जो धातुएं थी सक्रियता श्रेणी में, जो मध्यम वाली धातुएं थी उनका तो अपन कर रहे थे भर्जन और निस्तापन से। किससे कर रहे थे बेटा? भर्जन और निस्तापन से कर रहे थे। लेकिन ये क्या है, ये तो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है मतलब इनको हम गर्म तो कर ही नहीं सकते। गर्म नहीं कर सकते तो सर क्या कर सकते हैं बेटा, हम करेंगे इनका वैद्युत अपघटन। क्या करेंगे मेरे भाई? इनका हम करेंगे वैद्युत अपघटन। क्या करेंगे मेरे बेटे? वो विद्युत अपघटन करेंगे। तो देखेंगे भाई इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है? इन धातुओं का वैद्युत अपघटनीय अपचयन करने पर, मतलब वैद्युत अपघटनीय अपचयन करवाते हैं तो धातु कैथोड पर विक्षेपित हो जाती है। बेटा धातु तो किस पर विक्षेपित हो जाती है? विक्षेपित का मतलब है कि उस पर चिपक जाती है या वहां पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो किस पर विक्षेपित हो जाती है बेटा? कैथोड पर। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया सर कैथोड पर ही क्यों होती है, एनोड पर क्यों नहीं होती? मेरे बेटे हो, जो धातु है ना, जैसे सोडियम है, इसके पास क्या है? प्लस है, और कैथोड पर क्या होता है? देखो मैंने एनोड के लिए बताया था कि एनोड को कैसे याद रखेंगे कि एनोड पे से सर नो को हटा देंगे, क्या बच जाएगा? ऐड बच जाएगा, और ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस। तो एनोड पर तो प्लस होगा, और एन जैसे मान लो यहाँ पे धातु कौन सी है? सोडियम है, मान लो सोडियम है, तो ये प्लस के प्लस पे जाके क्या होगी? आकर्षित होगी, प्रतिकर्षित होगी? भाई आकर्षित होगी, ये दूर दूर, भाई पास पास आएंगे, दूर दूर हटेंगी। तुम बोलोगे सर कि प्लस प्लस मतलब समान आवेश है, और समान आवेश तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर हटा देते हैं मेरे बेटे। क्या कर देते हैं? दूर दूर हटा देते हैं। अगर दूर दूर हटा देते हैं तो ये एनोड पर तो जाकर चिपकेगी ही नहीं, तो ये धातु किस पर जाकर चिपकेगी? तुम बोलोगे सर कैथोड पर। क्योंकि कैथोड पर क्या होता है मेरे बेटे? हो कैथोड पर क्या होता है? तुम बोलोगे सर माइनस होता है। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, लड़के और लड़की का चक्कर समझाया था मेरे बाबू भैया? हाँ समझाया था सर आपने। तो ये प्लस वाला कहां चला जाएगा बेटा? कैथोड पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? कैथोड पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा मेरे बेटे? हो कैथोड पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? कैथोड पर चला जाएगा। अगर ये कैथोड पर चला जाएगा मेरे बेटे हो, तो एनोड पर क्या बचेगा? तुम बोलोगे सर कि जो गैस मुक्त होगी ना वो कौन सी होगी? क्लोरीन होगी, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है मेरे बेटे? हो माइनस चार्ज होता है मेरे बेटे। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और माइनस चार्ज का मतलब किस पर विक्षेपित हो जाएगी बेटा? एनोड पर चली जाएगी। किस पर चली जाएगी? एनोड पर चली जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या तुम्हें? सर देखो जो पहले वाली थी सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली, देखो भाई तीन तरीके से हमने बांटा था। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाली धातुएं थी मेरे बेटे हो, उसमें हम क्या कर रहे थे? जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु थी उनको तो हम केवल गर्म कर रहे थे। गर्म करने पर वो क्या हो रही थी? मतलब भर्जन की प्रक्रिया थी उसमें। कैसे, कौन सी प्रक्रिया थी? भर्जन की प्रक्रिया थी।
ठीक है भाई। देखो उसमें क्या कर रहे थे, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली धातुएं थी उनका हम क्या कर रहे थे, उनका हम भर्जन कर रहे थे, मतलब वो सल्फाइड अयस्कों में थी तो हम उसको गर्म करके कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उनका धातुओं का निष्कर्षण कर रहे थे। उसमें केवल गर्म करना था और हमें क्या मिल रही थी, धातुएं मिल रही थी। जब हमने मध्यम की बात की तो मैंने बेटे तुम्हें बताया कि मध्यम में दो चीजें होती हैं, एक तो सल्फाइड के अयस्क होते हैं और दूसरा कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि सल्फाइड के अयस्कों का हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। कैसे याद करेंगे उसको, सल्फाइड को याद रखेंगे सोफा और भर्जन को याद रखेंगे भजन। तो सोफे पर बैठे बैठे क्या करेंगे, भजन करेंगे। तो सल्फाइड अयस्कों का तो क्या करते हैं बेटा, भर्जन करते हैं। और ध्यान से देखेंगे कि भर्जन में जब क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है बेटा, किसकी होती है, वायु की उपस्थिति होती है। लेकिन निस्तापन में वायु जो होती है बेटा सीमित होती है, ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई थी। और निस्तापन में कौन से अयस्क होते हैं सर, कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। किसके अयस्क होते हैं सर, कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। इन चीजों के बाद में हमने देखा कि अब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं हैं उनका क्या करेंगे, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं उनका जो हम बेटा निष्कर्षण करेंगे वो कैसे करेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उनको हम गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती है तो तुरंत क्या कर लेंगी, ये तुरंत क्या कर लेंगी, अभिक्रिया कर लेंगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, इन्हें कार्बन, अभी देखो इन्हें अधिक क्रियाशील होती है, अब इन्हें कार्बन के सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो सर क्या करेंगे, हम इनका बेटा क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे, मतलब विद्युत प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, इनका मतलब इनका समाधान करेंगे, इनमें से क्या करेंगे, धातु निकालेंगे। तो इन धातुओं को वैद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है बेटा, प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं का वैद्युत अपघटनीय अपचयन करने पर, इन धातुओं का वैद्युत अपघटनीय अपचयन करने पर धातु तो किस पर जमा हो जाती है, कैथोड पर विक्षेपित हो जाती है बेटा, और एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। क्यों होती है कैथोड पर और क्यों होती है एनोड पर, यह बात भी मैंने तुम्हें बता दी है। क्योंकि धातुओं पर बेटा क्या होता है, धातुओं पर बेटा क्या होता है, धनावेश होता है। धनावेश के कारण जो धातुएं होती है वो कैथोड पर जमा हो जाती है। कैथोड पर क्या होता है, माइनस होता है। एनोड और कैथोड को याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। क्या करते हैं एनोड और कैथोड को याद करने के लिए, एनोड में मैंने बताया था कि बीच के नो को हटा देंगे तो पता चल जाएगा क्या, ऐड, और ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़। इसलिए इस पर क्या होगी, एनोड पर तो प्लस होगी बेटा और कैथोड पर क्या होगी, माइनस होगी। यहां तक कोई दिक्कत थी क्या, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे बेटा धातुओं का परिष्करण, क्या लिखेंगे, धातुओं का परिष्करण लिखेंगे मेरे भाई। अगले पेज में लिख लेंगे, ठीक है, अगले में लिखेंगे भाई। तुम्हारा पेज रहने देना भाई, मैं ही पेज चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। लिखेंगे धातुओं का परिष्करण, लिखेंगे धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का मतलब क्या है बेटा, कि धातुएं जो होती है ना वो शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इनमें से गैंग वैंग को हटा के थोड़ा सा काम सही कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इनमें भी क्या होती है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं, लिखेंगे विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं, लिखेंगे विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाती भाई, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाते। तो लिखेंगे विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। लिखेंगे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। लिखेंगे बेटा विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं।
धातुओं का अपद्रव्य हटाने के लिए धातुओं का अपद्रव्य का मतलब बेटा क्या है, अशुद्धि है एक तरीके से, ठीक है, जो अशुद्धि अपचयन के बाद में भी बच जाती है उसको हटाने के लिए। तो धातुओं का अपद्रव्य हटाने के लिए, धातुओं का अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित सबसे अधिक प्रचलित विधि सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। ठीक है, समझेंगे। परिष्करण का मतलब क्या है? एक तरीके से फिल्टर है। क्या है बेटा? फिल्टर। धातुओं का परिष्करण, परिष्करण का मतलब क्या है बेटा? जैसे फिल्टर, फिल्टर का मतलब डबल फिल्टर समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें देखो, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है बेटा, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। क्यों सर, क्यों नहीं होती भाई? कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। तुम बोलोगे सर इसमें भी रह जाती है। भाई इसको क्या माना है? इसको बहुत ज्यादा अच्छी माना है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि उसमें अशुद्धियां बच जाए धातु में। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ट विधि है। लेकिन अपचयन की जो विधियां होती है उनमें क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती। तो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं का अपद्रव्य हटाने के लिए, अपद्रव्य का मतलब मैंने बताया बेटा, जो अशुद्धि और बची हुई थी उसको हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। कौन सी विधि है? वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। ठीक है, अब देखेंगे, वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। लिखेंगे बेटा वैद्युत अपघटनी परिष्करण, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत अपघटनी परिष्करण। जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा। वैद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, इसमें लिखेंगे कॉपर जिंक टिन, लिखेंगे कॉपर जिंक टिन, कॉपर जिंक टिन, चांदी सोना, चांदी सोना जैसी अनेक धातुएं, अनेक धातुओं को
विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, इस प्रक्रम को, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में शुद्ध धातुओं को, इस प्रक्रम में शुद्ध धातुओं को, इस प्रक्रम में शुद्ध धातुओं को एनोड तथा अशुद्ध धातुओं को, अशुद्ध धातुओं को लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे इसी में, शुद्ध धातुओं को एनोड तथा अशुद्ध धातुओं को कैथोड पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बताओ? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सर इसमें से क्या होंगी कि जो धातु है वो तो क्या हो जाएगी, कैथोड पर ही चिपकी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि कैथोड पर क्या है, माइनस, और धातुओं पे क्या लगा है बेटा, प्लस। धातुओं में क्या है, प्लस है बेटा, मतलब उनमें क्या है, धनायन है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे धातु के लवण के विलयन को इसी में लिखेंगे, कैथोड पर लगाया जाता है। कैथोड पर कैथोड पर लगाया जाता है धातु के लवण विलयन में लिखेंगे आगे, धातु के लवण विलयन को, धातु के लवण विलयन को, धातु के लवण विलयन को वैद्युत अपघटन के रूप में, वैद्युत अपघटक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। ऑक्सीकृत एनोड, ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन इसी में लिखेंगे, इसी में लिखेंगे ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन वैद्युत अपघटक है तथा अशुद्ध तांबा एनोड है। शुद्ध तांबा क्या है, एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी,
शुद्ध तांबे की पट्टी, पट्टी का मतलब रोड भी ले सकते हैं, ठीक है। शुद्ध तांबे की पट्टी, ब्रैकेट में लिख लेंगे रोड, ठीक है ना, लिखेंगे। जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी रोड कैथोड का कार्य करती है, रोड कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है तरीके से। शुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी रोड कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 2-3 लाइन और रह रही। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, समझेंगे। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा क्या होता है बेटा, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलेय अशुद्धियां में लिखेंगे, विलेय अशुद्धियां विलेय अशुद्धियां किस पर जमा हो जाएंगी, बताएंगे सभी। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं, विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं बेटा, किस में घुल जाती हैं, विलयन में घुल जाती हैं। अब तुम बोलोगे सर विलेय वाली अशुद्धियां होती है क्या, विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां अविलेय अशुद्धियां किस पर जमा हो जाएंगी, एनोड पर जमा हो जाती हैं, एनोड पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं और क्या हो जाती हैं, अशुद्ध, और अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर जमा हो जा विक्षेपित निक्षेपित हो जाती हैं, एनोड की तली पर एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, जिसे याद कर लेना भैया ना, जिसे एनोड पंख कहते हैं। पंख नहीं है ये, एनोड पंख है, मतलब जो अशुद्धियां होंगी वो जो एनोड पर जमा हो जाएंगी उनको बोलेंगे एनोड पंख, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, देखो इसका डायग्राम और रह रहा है, ठीक है, इसका डायग्राम और रह रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसको एक बार बता देता हूं मैं। वैद्युत अपघटनी परीक्षण क्या है बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया, इसमें फिल्टर करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, फिल्टर। अब भाई तुम इसमें सोडियम पोटेशियम को तो फिल्टर कर नहीं सकते, क्यों सर, क्योंकि वो तो क्या है, मतलब भाई सोडियम पोटेशियम इनको तो अपन कर, मतलब इसमें ही करेंगे वैद्युत अपघटन में। तो देखो इसमें अपन ने क्या लिया है, कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। भाई सभी धातुओं को इससे क्या किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को एनोड बनाया
बनाया जाता है? शुद्ध धातु को तो क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, और अशुद्ध धातुओं को कैथोड पर लगाया जाता है। भाई देखो इस तरीके से दो धातुएं होती हैं, पहली वाली जो एनोड होती है उसको तो क्या बनाया जाता है भाई? शुद्ध बनाया जाता है, और जो खराब वाली होती है जिसका हमको परिष्करण करना होता है उसको किस पर लगाते हैं बेटा? हम कैथोड पर लगाया जाता है। धातु के लवण विलयन को, धातु का लवण विलयन जैसे भाई कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, ठीक है, मतलब फेरस सल्फेट का विलयन हो गया, कोई भी धातु लवण हो सकता है वो, ठीक है। तो धातु के लवण विलयन को वैद्युत अपघटक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है? वैद्युत अपघटक के रूप में। अपघटक का मतलब जिसमें हमको अपघटन करवाना है, मतलब जो उसमें डालेंगे ना भाई, जैसे NaCl का विलयन बनाया था, NaCl का विलयन बनाया था, जलीय विलयन, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? धातु के लवण विलयन को क्या बनाएंगे हम? वैद्युत अपघटक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन वैद्युत अपघटक है। इसमें क्या दिया है भाई? अपन ने जो चित्र बनाएंगे उसके लिए लिखा है ये, ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन वैद्युत अपघटक है, तथा अशुद्ध तांबा क्या है बेटा? एनोड है। अशुद्ध तांबा क्या है? एनोड है। जबकि शुद्ध धातु की, शुद्ध तांबे की पट्टी, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। देखो तुम बोलोगे सर एनोड भी आपने शुद्ध बनाया था, कैथोड भी शुद्ध बनाया, भाई कैथोड शुद्ध नहीं है, ध्यान से समझेंगे। कैथोड पर तो अशुद्ध धातु को लगाया है भाई। दो तरीके से दो रोड होंगी अपने पास, एक तो एनोड होगी, एक कैथोड होगी। जो एनोड बनाई है ना बेटा वो किसकी है? शुद्ध तांबे की है, और कैथोड भी क्या है? शुद्ध तांबे की। लेकिन कैथोड पर हम क्या करेंगे? जो भी अशुद्ध धातु है जिसको हमें शुद्ध करना है, जिसका हमें परिष्करण करना है, उसको किस पर लगाएंगे? कैथोड पर लगाएंगे। तो देखेंगे जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होंगे? अंदर के कण क्या करेंगे? गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे की तरफ भागेंगे, करेंगे, ठीक है। तो देखो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा तो किस पर? कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉपर, जो तांबा है या कॉपर है, ये क्या होता है? धनावेशित होता है, तो किस पर जमा हो जाएगा? कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है, ठीक है। जो घुलने वाली अशुद्धियां वो तो उसमें क्या हो जाएंगी? विलयन में घुल जाएंगी। तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर जमा हो जाती है। किस पर जमा हो जाती है बेटा? एनोड की तली पर जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख रहते हैं, ठीक है। देखो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। इसके बाद में संक्षारण रहा होगा अपना, संक्षारण से बचाव के उपाय होंगे, वो वाली चीज अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ ली, लेकिन एक बार इसमें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आज थोड़ी सी 5-10 मिनट की क्लास कम रह गई, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा सॉरी भाई, है ना, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।